हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 यानी डे 7 पार्ट 2 में वैयक्तिक विभिन्नता, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। देखिए, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था सोशल एज ए जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, और आज हम बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में। देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता की अगर मैं जनरलाइज बात करूँ तो इससे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे दोनों तरीके से आ सकते हैं, सीडीपी में भी आ सकते हैं और हमारे लैंग्वेज वाले पार्ट में या अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बट हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि आज जितना आप पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हल कर पाने में सक्षम होंगे। देखिए, जो हमारी वैयक्तिक विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो ये क्या होती है कि हमारी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जितने भी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। भिन्न या तो वो शारीरिक क्षमताओं में होगा, मानसिक क्षमताओं में होगा या संवेगात्मक क्षमताओं में होगा। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई चीज़ों को जल्दी समझ लेगा, किसी को देर से चीज़ें समझ में आएंगी, किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगा, किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस लो होगा। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है जिनके हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। यहाँ तक कि 2 जुड़वा भाई में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नाम दिया गया है, क्योंकि हर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता में भिन्न होता है। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करें, उस बच्चे को जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे फटाफट पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 1 लाइक तो बिल्कुल बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नियर हैं, आप उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट ये कंसेप्ट सभी के क्लियर हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अच्छा, देखिए, ये व्यक्तिक विभिन्नता की अगर हम पहले जनरलाइज डेफिनेशन देखें तो वो यही लिखी है कि जो बालक सभी प्रकार से एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि 2 जुड़वा भाई भी या बहनें भी पूर्ण रूप से समान नहीं पाई जाती। उनमें रंग, शारीरिक संगठन, विशेष योग्यताएं, बुद्धि, स्वभाव परस्पर एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते ही होते हैं। इस प्रकार उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ये हल्का सा राइटिंग एरर है, आप इसको सही कर लीजिएगा। व्यक्तिगत ऐसे लिखा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक का क्लियर है, आगे पढ़िए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, वो हेरिडिटी भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कास्ट, रेस, कंट्री भी हो सकता है, एज और इंटेलिजेंस भी हो सकता है। कैसे देखते हैं 1 बाय 1। हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी में ये वंशानुक्रम है। जैसे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं को इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो वो किसी भी प्रकार से अगर भिन्न है तो वो वंशानुक्रम का कारण होता है। ठीक है, अब हम वातावरण की बात करें तो देखिए, हर बच्चा अलग तरीके के एनवायरनमेंट में उसका परिवेश होता है, जिसके कारण उसका रहन सहन, या फिर उसके आचार विचार में भी भिन्नता पाई जाती है। जाति प्रजाति देश की बात करें तो एक कास्ट, एक रेस और कंट्री। अगर कास्ट की बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण संप्रदाय से है तो वो बहुत ही अनुशील होगा, वो अध्ययन करता होगा, इस तरीके की बातें मानी जाती है। और अगर एक क्षत्रिय की बात करूँ तो उसको बोला जाता है कि ये बिल्कुल युद्ध प्रिय होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ये कास्ट की हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि अगर फलानी कास्ट का है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर रेस की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है कि भाई जैसे जाति प्रजाति दूसरे देशों में पाई जाती हैं कि भाई अगर एक जनजाति समुदाय से है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और एक जनरल समुदाय से है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कंट्री की बात करूँ तो देखिए, जो डेफिनेटली जो भारत में
पढ़ने वाला बच्चा है या जो यूएस में पढ़ने वाला बच्चा है, उनके पढ़ाई से लेकर उनके रहन सहन में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये तो भारत और यूएस तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर आप कल्चरल एस्पेक्ट पे देखें तो एक दिल्ली में रहने वाला बच्चा और एक असम में रहने वाला बच्चा, उन दोनों में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि वहाँ के वातावरण के अनुकूल भी हो सकती है, देश प्रदेश के अनुकूल भी हो सकती है। आयु बुद्धि की बात करें तो आयु बुद्धि में क्या होता है कि अगर एक छोटा है, कोई 5 साल का बच्चा है या फिर एक दूसरा 10 साल का है, तो 5 साल का बच्चा 5 साल की तरह रिएक्ट करेगा और 10 साल का बच्चा 10 साल के रिएक्ट करेगा, और उनमें सोचने समझने की क्षमताओं में भी उनमें डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस की हम बात करें तो देखिए आईक्यू लेवल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आईक्यू लेवल सबके समान नहीं होते। एक एवरेज बच्चा एवरेज तरीके से उसको चीज़ें समझ में आएंगी, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, और मे बी जिसकी आईक्यू लेवल 130+ है तो उसको एक बार में चीज़ें पढ़ाने से क्लियर हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ मेथड्स होते हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। उनका मानना है कि कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पैमाने हैं या मेजरमेंट है या मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि को देख लेते हैं। परीक्षण विधि क्या कहती है कि इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण जो होता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे होता है। जैसे उसका उपलब्धि परीक्षण हो सकता है, वो व्यक्तिगत हो सकता है, निदानात्मक हो सकता है, संवेग संबंधी हो सकता है, अभिरुचि जनरली एप्टीट्यूड को बोला जाता है, एप्टीट्यूड बेस हो सकता है, या अभिवृत्ति परीक्षण हो सकता है। तो वो कोई भी हो सकता है। व्यक्तित्व दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों के गुणों का परीक्षण किया जाता है कि उसका विकास कैसे हो रहा है, उसमें क्रिएटिविटी कितनी है और वो चीज़ों को किस तरीके से समझता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये असेसमेंट है बेसिकली, जो ज्ञान के आधार पर ही संभव है। क्लियर है बिल्कुल। बुद्धि परीक्षण में अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं जो कि प्राप्तांक के आधार पर उनको बेस माना गया है। और सामूहिक अभिलेख में क्या होता है कि बच्चे का क्रमबद्ध तरीके से एक ये स्केल होता है, जो अभिलेख बेसिकली यहाँ पे स्केल को डिनोट करता है, जिसके आधार पर कुछ पैमानों में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिन क्राइटेरिया के आधार पर बच्चे की उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता नापी जाती है। जैसे कि उसकी उपस्थिति, उसकी रुचि, स्वास्थ्य संबंधी योग्यता है, उसकी कौशल यानी उसके स्किल टेस्ट के आधार पर। अच्छा, ऐतिहासिक विधि भी हो सकती है। ऐतिहासिक होता है बच्चा परिवेश से किस परिवेश से है, उसका पड़ोस कैसा है, उसको कैसा वातावरण मिला है, जिस कारण वो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पता लगाया जा सकता है कि अगर दो बच्चों का परिवेश डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। अब इनके आधार पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और टेक्निक से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। तो टेक्निक में क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक है जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और कुछ बेसिक कह लो, या फिर ये कि नाम के लिए पढ़नी है तो आप उसको पढ़ भी सकते हो, उसको छोड़ भी सकते हो। देखिए कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ ये वाली बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस मेथड में हमें क्या जानने की ज़रूरत है। तो हम उतना ही देखेंगे जितना की चीज़ें पूछी जाती है, उससे ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों के आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली क्या होता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। और इसके जो जन्मदाता थे वो किलपैट्रिक थे। ठीक है, किलपैट्रिक ने कहा कि जो ये सिद्धांत होता है प्रोजेक्ट प्रणाली, ये करके सीखों पर आधारित होता है। करके सीखों का क्या मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंट बेस होता है। आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ये बल देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये उस पर अपना बल देता है, और इसमें छात्रों को एक कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वो मिलजुल कर पूरा करते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या पिकनिक की व्यवस्था करना हो। तो इस विधि को हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, जिसको एक प्रोजेक्ट के तहत सिखाया जाता है। देखिए कभी जब हम स्कूल लेवल पे थे या फिर हमने बीएड में भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जहाँ पे एक टीम बेसिकली डिवाइड कर दी जाती है 10-11 बंदों की, और वो टीम के तहत आपको एक टास्क अचीव करने के लिए दिया जाता है। तो जो टीम वो टास्क अचीव करती है वही हमारा प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी विधि है हमारी, वो डाल्टन मेथड है। डाल्टन मेथड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डाल्टन मेथड जो किसने दिया था, डाल्टन मेथड हमारा दिया था मिस हेलेन पार्खस।
मिस हेलेन पार्कहर्स्ट आपको याद रखना है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने हमारा डाल्टन मेथड दिया था और उसमें उन्होंने कहा क्या था कि इस प्रणाली में जो छात्र होते हैं वो अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। सबकी अलग विभिन्न योग्यताएं होती है, विभिन्न क्षमताएं होती है, विभिन्न रुचि होती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक को ट्रैवलिंग पसंद है या दूसरे को रीडिंग पसंद है तो तीसरे को भी यही पसंद हो सकता है उसको डांसिंग पसंद हो। तो वो सबकी विभिन्न रुचि होती है, उसको उनके विभिन्न रुचियों के आधार पर ही टास्क असाइन करना है इस डाल्टन प्रणाली। इसमें जो टीचर होता है बस वो एक मेंटोर के रूप में काम करता है, जिसको हम पथ प्रदर्शक बोलते हैं। मेंटोर अपनी मेंटरशिप में कोई कार्य देता है करने के लिए और वो एक जस्ट डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस बच्चों को प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पर वो आगे चल के अपना जो भी उन्हें टास्क असाइन होता है उसको कंप्लीट करते हैं। और तीसरा देख लेते हैं, ये विनेटिका या फिर इकाई प्रणाली है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है डाल्टन, और जो हम पीछे पढ़ के आए हैं प्रोजेक्ट मेथड वो भी इम्पोर्टेंट था। विनेटिका में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती। विनेटिका में कार्ल्टन वाशबर्न ने दिया था, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। और ये भी मेंटरशिप में ही, इसमें भी जो काम होता है वो मेंटरशिप में ही होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डेक्रोली प्रणाली भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है और इसका नाम इसके जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ओविड डेक्रोली। तो डेक्रोली प्रणाली जो दी थी वो ओविड डेक्रोली ने दी थी, ये आप ध्यान रखिएगा बस। और इसमें भी जो बच्चों को काम दिया जाता है वो उनकी क्षमता के अनुसार, यानी उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनके स्तर के आधार पर ही दिया जाता है। बस इस प्रणाली में क्या होता है कि पेरेंट्स की भी हेल्प ली जाती है टास्क को असाइन करने के लिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 चीज़ें डेक्रोली प्रणाली में याद रखिए, ओविड डेक्रोली, क्षमता के अनुसार, और माता पिता की हेल्प। 5th आता है कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मेथड भी क्या है कि जैसे डाल्टन प्रणाली और विनेटिका थी, मेंटरशिप में ही ये काम होता है। और उसमें क्या करते हैं कि एक पाठ्यक्रम को क्या करते हैं कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। बच्चे को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता रह सकती है, वो उसको 8 महीने में भी पूरा कर सकता है और उसको अगले साल भी कर सकता है। अगर आप पीएचडी का टास्क देखेंगे तो वो ऐसा ही होता है कि बहुत से बच्चे उसको 3 साल में पूरा कर लेते हैं, बहुत से 5 में कर पाते हैं और बहुत से 7 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मेथड में हम उसको बोल सकते हैं जिस पर वो आधारित होती है। अच्छा, एक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि अध्यापक छात्र की क्रियाओं का निरीक्षण करता है और उसको वही क्रिया दी जाती है जो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल हो, यानी कि जिस क्रिया में वो इंटरेस्ट दिखाता है उसको वही दिया जाता है। अगर वो ड्राइंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ड्राइंग, वो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको प्रॉब्लम्स, और वो किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपनी दिखाता है इंटरेस्ट तो उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चीज़ें दी जाती हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस 7th पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी विनेटिका प्रणाली का ही रूप है। जैसे उसमें भी पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, यहाँ पे भी प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। बच्चा एक प्रोग्राम लेकर चलता है, अब एक छात्र उसमें से, और उसको पूरा करता है, और जब वो अपना एक प्रोग्राम पूरा कर लेगा तभी उसको आगे का प्रोग्राम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 में अगर डिवाइड कर दिया है तो वो 10 के 10 साथ लेके चले, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले वो फर्स्ट ही लेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट उसका बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किंडरगार्टन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये फ्रोबेल ने दी थी, ये वाली जो प्रणाली थी। किंडरगार्टन कई बार अब तक पूछा भी जा चुका है, तो आपको फ्रोबेल, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि फ्रोबेल का मानना था कि शिक्षक को अपने बच्चों, खुद को माली और बच्चे को एक पौधा मानना चाहिए कि उसको किस तरीके से उसका ध्यान रखना है। फ्रोबेल का कहना है कि माली एक एक्सपर्ट होता है और बच्चा एक अविकसित पौधा होता है जो अपने शिक्षक की देखरेख में ही आगे बढ़ता है। और उसका कहना है कि बालक खेल खेल में सब कुछ सीखता है। तो इस प्रणाली को खेल खेल मतलब प्लेइंग आधारित मेथड भी बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फ्रोबेल खेल खेल, और जो शिक्षक होता है वो एक माली के रूप में कार्य करता है और जो बच्चा होता है वो एक पौधे के रूप में जाना जाता है। मोंटेसरी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिवन बाय मेरिया मोंटेसरी। ठीक है, मेरिया मोंटेसरी आप याद रखिएगा। किंडरगार्टन इज फ्रोबेल
और मोंटेसरीज मेरिया मोंटेसरी, ये जो है जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके लिए ये प्रणाली बहुत मोस्ट इफेक्टिव है। तो ये इसमें पूछा जाता है कि कौन सी प्रणाली जो है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए इफेक्टिव होती है, तो वो मोंटेसरी ही है, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इसमें क्या होता है मोंटेसरी प्रणाली में कि जो सिद्धांत पर ये बेसिकली आधारित होती है, जिसमें आपकी आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, ये सब को बेस माना गया है। और जो ये शिक्षा दी जाती है वो देख, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, घ्राण, मतलब ये जो उनके उपकरण होते हैं उससे रिलेटेड उनको ध्यान में रखते हुए दी जाती है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, अगर कोई भी कंसेप्ट अभी आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई मेथड या कोई भी टेक्निक आपको क्लियर ना हुई हो, तो आप उस टेक्निक को मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर एक अलग से वीडियो जनरेट कर दूंगी या फिर उसके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप उन नोट्स की हेल्प से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब उसके वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो रेगुलर पूछे गए हैं और जिनकी संभावनाएं आगे भी पूछे जाने की है। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं इसके अलावा भी और भी अपडेट डाल देती हूँ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगेन मैं यही कहूँगी कि जो चैनल पर नए हैं, देखिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। संभावना है कि आगे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कौन सा विकल्प उपयुक्त है? लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन, अगर बालकों का कक्षा में विभाजन लिंग के आधार पर कर देंगे तो ये बिल्कुल भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पार्ट नहीं हो सकता। बुद्धि के स्तर पर बालकों का विभाजन, देखिए ये माना जा सकता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि बच्चे को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको उनकी आईक्यू ईक्यू के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो बच्चा कैपेसिटी रखता है 130 प्लस आईक्यू वाला, वो बच्चा 50 प्लस आईक्यू वाला सेम कैपेसिटी नहीं रखता। तो 50 प्लस आईक्यू वाले को उसी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और 130 प्लस आईक्यू वाले को उसी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। बाकी ऑप्शंस आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज यू नीड टू अडॉप्ट, क्योंकि यही आपको आगे आने वाले पेपर में हेल्प करेगी वहाँ पे, वरना टाइम कुछ लोगों के लिए कम पड़ जाता है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम अपना पेपर दे रहे होते हैं इस तरीके का सीबीटी पैटर्न पे, एक जनरली जब हम बुकलेट से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है अटैम्प्ट करना, और जब हम ऑन स्क्रीन चीज़ें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा हमें टाइम टेकिंग हो जाती है, और टाइम उतना ही मिलना है जितना हमें बुकलेट टाइम पे मिलता था। तो आप थोड़ा सा टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कीजिएगा। आप बिल्कुल पूरा पेपर पढ़ के और उसको टाइमली अटैम्प्ट करने में सक्षम होंगे, अदरवाइज चीज़ें छूटने की संभावनाएं रह जाती हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? व्यक्तिगत भिन्नता के लिए क्यों किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है क्योंकि एक बच्चे को उसके आधार पर शिक्षा देना ही कर्तव्य है एक शिक्षक का। तो उसको क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए? प्रतिनिधियात्मक, अनुदैर्य, सांख्यिकीय, या तीनों? देखिए, तीनों ही विधियां उसको अडॉप्ट करनी चाहिए क्योंकि ये नहीं पता कि कक्षा में कौन सी विधि किस बच्चे के काम आ जाए। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो क्या उसके लिए बेस्ट मेथड होगा अडॉप्ट करने के लिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए, अगर वही बात है, अगर समान और मानक तरीके होंगे तो बच्चे इक्वल नहीं सीख पाएंगे, तो ये तो पहले ही कट हो जाता है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर लेना, अंकों के आधार पर चीज़ें कभी अलग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें अंकों के आधार पर की जाएं वो बिल्कुल सही हो, तो ये तो गलती हो जाता है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए, ये बिल्कुल सही है। एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बच्चे के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करे और उस दृष्टिकोण को जानने के बाद ही कक्षा में उनका उसी तरीके से डिवीज़न करे और आगे भी उनको उसी के अकॉर्डिंग लेके चलें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें, ये कोई मेथड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक समान गति पर बल देना चाहिए अधिगम की? बिल्कुल नहीं। अगेन वही 130 प्लस और 50 प्लस का मेथड याद रखो। इसको इसकी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको इस तरीके से, तो हम समान दृष्टि या समान गति पर बल नहीं दे सकते। कठोर अनुशासन भी नहीं अडॉप्ट कर सकते। परीक्षाओं की संख्या भी नहीं बढ़ा सकते। सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो जिस तरीके से बच्चा सीख सकता है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जैसी हैं, उसको उसी तरीके से एक शिक्षक को लेकर चलना चाहिए। शिक्षार्थियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज़, आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो विद्यालय को क्या करना चाहिए उसका संबोधन करने के लिए? ध्यान से देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के, अभी हम पढ़ के आए हैं, समान स्तर यहाँ नहीं चलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए, यही तो अभी पढ़ाते आई हूँ मैं, और यही देखो यहाँ पे आ गया बिल्कुल कि उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज़। आगे आप इतने लंबे लंबे ऑप्शन मत पढ़िए, जब आपको सही ऑप्शन मिल गया है तो वो डेफिनेटली अगले वाले भी गलत ही होंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। आपको बिल्कुल क्लोज देखना है। व्यक्तिगत विविधता है किसी स्कूल में तो ऐसे विद्यालय में शिक्षक कैसे होने चाहिए? उनको वो प्रशिक्षित हो उस केस में। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये उस तरीके से कंसर्न बोला कि अगर दृष्टिबाधित है तो उनको पढ़ाने के लिए, और अगर कोई जिसको सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको उस तरीके से पढ़ाने के लिए। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रशिक्षित हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको एक बारी हम होल्ड पे कर लेते हैं क्योंकि ये भी अभी डाउटफुल है, 100% श्योर मैं नहीं हूँ इसमें। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। पहले तो ये तरीका ही नहीं है उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट देना, तो ये तो यहाँ पे कट ही हो जाता है। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्राविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हो, ये बिल्कुल सही है। जो शिक्षक होना चाहिए वो विभिन्न उसको प्राविधियों का प्रयोग करना आना चाहिए। तो मोस्ट क्लोज जो है वो डी ऑप्शन है। आप डी ऑप्शन टिक कीजिए, इसको भी आप हटा दीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे, और जब भी मैं कोई नया नोटिफिकेशन या फिर कोई नई वीडियो ऐड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो असेसमेंट और CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी में, चाहे वो CDP है, चाहे वो मैथ की पैडागोजी है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, कोई भी पैडागोजी है, सब में इससे क्वेश्चन बनता है। ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आते हैं। तो कल मैं इस टॉपिक की क्लास लूँगी, और टेलीग्राम चैनल को देखना ना भूलिएगा। चीज़ें की प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्रैक कर लेंगे। और ये वाले जो क्विज़ हैं ये आप NVS KVS में आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए।